4 कनाल जमीन को 2-2 कनाल करके एक ताकतवर आदमी को घाटी में फायदा पहुंचाने का काम जिन आईएएस अफसरों ने किया, उन आईएएस अफसरों के खिलाफ आज तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी वो आईएएस अफसर या तो किसी कमेटी का हिस्सा है या हुकूमत के मंजूर नज़र हैं, यानी हुकूमत उनकी तरफ देखती है और कहती है कि यही हैं जो लोगों के मसीहा बनेंगे, और लोग भी कमाल के हैं, उन्हीं को वोट देकर अफसर से एमएलए बनाते हैं। आपको भी बहुत मुबारक, क्योंकि आपकी मेहनत के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। छुरी भी आपकी ही गर्दन पे चलाते हैं और बाद में आप इन्हीं लोगों को अफसर से एमएलए बना देते हैं। नजूल जमीन 4 कनाल नरसिंहगढ़ राजबाग श्रीनगर में लीज पे दी जाती है। 13 जनवरी 1998 को लीज खत्म हो जाती है। तहसीलदार नजूल स्टेटस रिपोर्ट फाइल करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई एप्लीकेशन या कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिस रिकॉर्ड के जरिए ये साबित किया जा सके कि लीज को या तो रिन्यू या एक्सटेंड करने के लिए इन साहब ने कोई एप्लीकेशन दी हो। साहब एप्लीकेशन देंगे भी क्यों? साहब रसूखदार हैं, साहब ताकतवर हैं, साहब वही हैं कि जब भी कश्मीर में हालात ख़राब होते थे दिल्ली चले जाते थे और वहाँ ये कहना कि जनाब ये एक्सटेंशन दे दीजिए वरना हालात ठीक नहीं होंगे, इतना बड़ा पैकेज दे दीजिए वरना हालात ठीक नहीं होंगे, नौजवान सड़कों के ऊपर है। और हुकूमतें फ़ौरन इनके सामने झुक जाया करती थी और इनकी मन मर्जी और इनके मन के मुताबिक हुकूमतें वही किया करती थी जो ये सजेस्ट, जो ये बताया और जो ये सुझाया करते थे। और आज के वक्त की हुकूमतों को भी सुझाने, बताने और समझाने का काम यही 4 कनाल वाले कर रहे हैं। आगे सुनिएगा। उसके बाद 13 जनवरी 1998 के बाद तहसीलदार नजूल कहते हैं जी मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 13 जनवरी 1998 के बाद कभी इन्होंने लीज की रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हो। लेकिन उसके बाद कमाल देखिए, ये काबिज हैं, ज़मीन नजूल की है, ये रोशनी के तहत एप्लीकेशन भरते हैं और कहते हैं कि जनाब मेरा नाजायज़ कब्ज़ा है, मैं अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट हूँ और मैंने 6 अक्टूबर 1997 को लीज़ के लिए, रिन्यूअल ऑफ लीज़ के लिए अप्लाई किया है। हालांकि इनके पास कोई कागज़ नहीं था ये दिखाने के लिए कि नजूल की ज़मीन के ऊपर, जिसके ऊपर ये काबिज थे और इनके पास लीज़ थी, लीज़ ख़त्म होने के बाद इनके पास कोई कागज़ नहीं था ये दिखाने के लिए कि इन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है। फिर आगे देखिएगा का इस ताकतवर आदमी ने रोशनी के तहत अप्लाई किया कि ज़मीन को मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ताकतवर ये अफसरों की प्राइस फिक्सेशन कमेटी, वो प्राइस फिक्सेशन कमेटी जिस प्राइस फिक्सेशन कमेटी में जो ऑफिसरान थे उनके खिलाफ लंबी लंबी इंक्वायरियाँ चली। हुआ क्या? कुछ नहीं। कुछ कांग्रेस में है, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, कुछ पीडीपी में है और कुछ बीजेपी में है। हाँ देखिए ना, कमाल है इनका। यानी सरकारी कुर्सी हो, अफसर की कुर्सी हो तो राज यही करेंगे, अफसर की कुर्सी से उतरेंगे तो नेता की कुर्सी से राज यही करेंगे। और मेरा और आपका काम वोट डालना। वोट डालते वक्त आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। उस वक्त आपका दिमाग और मेरा दिमाग शून्य पड़ जाता है। हम ये ख्याल नहीं करते कि ये जब कुर्सियों पर बैठे थे और रोशनी को बांटा जा रहा था तो रोशनी कैसे बांटी इन लोगों ने। अब आगे सुनिएगा। अब इन्होंने क्या किया, ऑक्यूपेंट को मिस कैटेगराइज किया और उस ऑक्यूपेंट को, काबिज को कहा कि आप 25% मार्केट वैल्यू दीजिए, जबकि कानूनी तौर पर अनऑथोराइज्ड ओवरस्टेइंग ऑक्यूपेंट नजूल की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा था और लंबे वक्त से कब्ज़ा था। तो इन्हें 35% देना था उस जो टोटल कीमत बनती थी। पीएफसी ने जून 2007 में इस ज़मीन की वैल्यू की प्राइम रेजिडेंशियल लैंड श्रीनगर की पॉश लोकेलिटी में 56 लाख रुपया फी कनाल के हिसाब से तय कर दिया गया। और हालांकि असिस्टेंट कमिश्नर नजूल श्रीनगर ने जून 2005 में 70 लाख रुपया कनाल, इसी जगह पर 70 लाख रुपया कनाल रेट तय किया था।
लेकिन जनाब को मिल गया 56 लाख रुपया कनाल। उसके बाद उस प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने, कंपाउंड प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने अनड्यू बेनिफिट दिया। कैसे? कमाल देखिएगा। प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने जनाब को कहा कि यार 4 कनाल है, 2-2 कनाल वाले 2 प्लाट कर लो। 2-2 कनाल वाले 2 प्लाट कर लो। 2 कनाल का जब आप पैसा देने लगोगे तो कम देना पड़ेगा। तो 2-2 कनाल के 2 प्लॉट किए गए और इस काबिज आदमी को जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट मिला और इसके कारण सरकारी खजाने को 32 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब जरा सोचिए, क्या ये बेनिफिट रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको और मुझे देता है? ये कल की बात है। मैंने किसी रेवेन्यू के मुलाजिम को ये कहा कि जनाब मेरे फला जगह जमीन की कोई 1-2 मरला या कोई 4-5 मरले की जमीन गांव में है, उसके कोई कागजात मैंने ठीक करवाने हैं। जनाब ने फौरन कहा, आप वही है ना जो रोज रेवेन्यू डिपार्टमेंट की खबर लगाते हैं? अब जरा आइए आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आपको पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट चलता कैसे है। एक और दोस्त थे हमारे, उनसे जब हमने ये कहा कि जनाब कोई परेशानी आई है, उन्होंने कहा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आइए ना जरा आप हमारे दफ्तर, तो आपको पता चलेगा कि परेशानी क्या होती है। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि आप जब लोगों को ये याद कराते हैं कि आपने अपने दौर इख्तिदार में, आपने उस दौर में जब आप कुर्सी पर बैठे हुए थे, जब आप डिवकॉम थे, जब आप डिप्टी कमिश्नर थे, जब आप एसीआर थे, आपने गले कैसे काटे हैं, आपने रोशनी की स्कीम को ताकतवर लोगों को फायदा देने के लिए किस तरीके से बेईमानियां की हैं। जब ये कहानी हम आपको सुनाते हैं तो कभी हमें कहा जाता है कि भी आप एंटी कश्मीर हैं, कभी कहा जाता है कि जनाब आप फला एंटी हैं, आप ढमकाना एंटी हैं। आप जो मर्जी वो कहिए, ये मैं नहीं, ये कागजात हैं जो आपके बारे में बोल रहे हैं। और ये कागजात साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि आप जब कुर्सी पर बैठे हुए थे तो आपने नरसिंहगढ़, राजबाग, श्रीनगर में अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जमीन को टके के भाव बेच दिया और 4 कनाल की जमीन को 2-2 कनाल के प्लाटों में बांटकर आपने सरकारी खजाने का नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब देखिए आपकी खुशकिस्मती, अब उस सरकारी खजाने के मुहाफिज भी आप ही हैं। यानी कल तक आप कुर्सी पर थे तो अफसर थे, अब आप ऐवान में हैं और आप ही तय कर रहे हैं कि रोशनी को दोबारा से जिंदा किया जाए। आप ही तय कर रहे हैं कि इलीगल क्या है, लीगल क्या है। कल एक एमएलए साहब को देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। पुलिस उन्हें पकड़ रही थी, उनके बच्चे के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही थी। ये तस्वीरें वादी से आती, अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर वही इंसान ये सोचता है, जम्मू कश्मीर में कब वो दिन आएगा जब जो लोग बरसरे इख्तिदार होकर सरकारी कुर्सियों पर बैठकर जिन लोगों ने अलग अलग स्कीमों की तबाही और बर्बादी की और अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने का नुकसान किया, कब सरकारें उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी।